बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 और इस्लामिक स्टडीज़ का आज का आखिरी लेक्चर है। ये है जी खिलाफत सिस्टम के ऊपर। तो आज अपने उस्मानी खिलाफत को देख लेते हैं। इसमें खिलाफत सिस्टम के अंदर थोड़ा सा पहली 2-3 स्लाइडों में हम पिछला जो है उसको देख लेते हैं कि हमने जो है देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद लीडरशिप का मसला बना, किसको लीडर बनाए, किसको खलीफा बनाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया था पहला। और खुलफ़ाए राशिदीन से मुराद वो पहले 4 खलीफा हैं जो अ, जो हैं ये वो खुलफ़ाए राशिदीन इसलिए इनको कहा जाता है राइट गाइडेड कैलिफ इसलिए इनको कहा जाता है कि ये लोग वो हैं जिन्होंने डायरेक्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब मौजूद थे। इसलिए इनको जो है वो राइट गाइडेड कैलिफ्स कहा जाता है। और कैलिफ खलीफा जो है बेसिकली इसका मतलब होता है सक्सेसर। सक्सेसर मतलब जानशीन आप समझ लें। कैलिफ का जो ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो है खलीफा, तो इसका मतलब होता है कि सक्सेसर। तो पहले सक्सेसर जो हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और पहले 4 जो खलीफा हैं उन्होंने 632 से 661 तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ 632 में हुई, तो 661 तक इन्होंने जो है वो खिलाफत को सँभाला। ये जो है तकरीबन 30 साल बन जाते हैं। 30 साल खिलाफत इस तरह रही थी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इधर मदीना में और ये जो खुलफ़ाए राशिदीन की है, इनका मरकज़ जो है ना मदीना मुनव्वरा रहा था, मदीना और मक्का, ठीक है? उसके बाद मदीना से जो है वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो खलीफा बन गए और दूसरी तरफ जो है हज़रत अमीर मुआविया वो शाम में बन गए। लेकिन फिर हज़रत जो है हसन उन्होंने सरेंडर कर दिया कि खाना जंगी हो सकती है मुसलमानों में, तो अमीर मुआविया ने फिर लीड किया। उन्होंने जो लीड किया तो जो उनकी खिलाफत है उसको उमवी खिलाफत कहा जाता है, ठीक है? वो पहले उसके थे लीडर और उन्होंने चूँकि वो गवर्नर थे दमस्कस और सीरिया में, बल्कि अबू सुफियान भी उमवी था, अबू सुफियान भी गवर्नर रहा है। जो है ना आप क्योंकि माफ़ी का ऐलान कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया था फ़तेह मक्का के मौका पे अबू सुफियान को, उसके बेटे को, इवन कि वो बंदा जिसने हज़रत ज़ैनब को गिराया था, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को और उनका मिसकैरेज हो गया था, उन सबको भी माफ़ कर दिया था। तो वो भी उसको भी बाद में गवर्नर बनाया था अबू सुफियान को इधर का सीरिया का, ठीक है? और इधर फिर वो डिफरेंट बल्कि इधर एक प्लेग आया था बड़ा मशहूर सीरिया के काफ़ी सारे 4-5 जो गवर्नर है ना, वो यके बाद दीगरे सहाबा में से उनकी डेथ हो गई थी। तो अच्छा इसमें इन्होंने जो है सीरिया में सीरिया का जो सीरिया कहते हैं शाम को, ये मतलब सारा एरिया जो है सऊदी अरब के साथ इसका बॉर्डर लगता है शाम का। और ये 661 से 750 तक इन्होंने रूल किया और इनके जो आखिरी खलीफे हैं वो कौन थे भला? मारवान II। पहले हैं हज़रत अमीर मुआविया और आखिरी थे मारवान II। फिर जो है वो तीसरी खिलाफत आ गई, जिसको अब्बासी खिलाफत कहते हैं। ये 750 से 1258 अब्बासी लोग मतलब आपको पता है कि यहाँ पीछे कॉन्फ्लिक्ट बन गया था अब्बासी और उमवियों का। तो अब्बासी लोग थे मौके में कि हम जो है रिप्लेस कर दें, लेकिन शुरू में इनके पास पावर कम थी। इतना नहीं था कि ये उमवियों को उमवी खिलाफत बड़ी मजबूत खिलाफत थी कि उनको रिप्लेस कर सकें। पैसा, फ़ौज सारा कुछ उनके पास था। लेकिन ऐसा-ऐसा जो है अल-सफ़रा इनके एक जो हैं वो बने थे फिर पहले खलीफा। उन्होंने रिप्लेस कर दिया मारवान II को और खिलाफत जो है वो अब्बासियों के हाथ में चली गई। अब्बासी खिलाफत 750 से जो है वो 1258 तक चली। ये ऑलमोस्ट कितने साल बन जाते हैं? ऑलमोस्ट जो है ये तकरीबन 500 साल बन जाते हैं, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन है इस खिलाफत का। और इन्होंने जो खिलाफत का मरकज़ बनाया वो किसको बनाया? बगदाद को बनाया था, ठीक है? उसके बाद इनके ऊपर मैंने आपको बताया ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वीक होते गए और अ, इनके ऊपर पहले जो है वो सल्जूक तुर्क आए और फिर मंगोलों ने हमला किया इन पे। मंगोलिया एक इलाका भी है जो है चाइना से नीचे। जब नक्शा आपको पढ़ाऊँगा ना मैप सीरीज़, उसके अंदर मैं बताऊँगा सबसे ऊपर रशिया है, रशिया से नीचे चाइना, ऊपर से अगर नीचे की तरफ आएँ, ऊपर रशिया, चाइना, उससे नीचे मंगोलिया। तो वो मंगोलों के हिसाब से है, ठीक है? और इन्होंने जो है बगदाद को डिस्ट्रॉय कर दिया 1258 में। ये बड़े मतलब ज़ालिम किस्म के लोग थे, जो मंगोल हैं, ये चंगेज़ खान, हलाकू खान, ये जिधर जाते थे वो खोपड़ियों के मीनार इवन के जानवरों को भी मार देते थे, दरख्तों को भी आग लगा देते थे।
मतलब सही वो जिसे कहते हैं ना जंगजू नेचर के लोग थे मंगोलिया के। तो मंगोल जब चले गए तो उसके बाद ये है कि मुसलमानों की जो खिलाफत थी वो थोड़ी सी शैटर हो गई। प्रॉपर जिस तरह खिलाफत चल रही थी ना वैसे नहीं चली, फिर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोगों ने अपनी खिलाफत बना ली। अच्छा, जैसे हजरत, मैंने आपको बताया उस हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया के ऊपर खिलाफत कायम करवाई थी, 22 लाख मरबा मील के ऊपर, मतलब कि 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। ठीक है, ये लगा लें अगर आप 2 मिनट किधर है दिमाग? ये ऐसे करके ये लगा लें, ये अगर एशिया है, ये इस तरह करके यूरोप है टेढ़ा मेढ़ा सा, और ये इस तरह करके, और ये एशिया का ये वाला विंग भी निकाल देते हैं थोड़ा सा, जिसको मिडल ईस्ट कहते हैं। और ये इस तरह करके ये जो है अफ्रीका आ जाता है, ये एशिया, ये यूरोप, और ये अफ्रीका। ठीक है। अच्छा, हमारा मरकज क्या था? मरकज ये था सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, यहाँ पे बेसिकली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। ये मिडल ईस्ट का एरिया, सऊदी अरब, इनके साथ साथ फिर जो है सीरिया, शाम, यमन, जो है वो ओमान, बहरीन, कुवैत, यूएई, ये सारे इस एरिया में आते हैं। और इधर करके बल्कि जो है ना वो भी अब बन गया, ये जो ब्रिक्स सी एक पट्टी सी बनाई है ना ये वाली, ये आप इसको कह सकते हैं फलस्तीन, और फलस्तीन कह लें या इसराइल कह लें, ज्यादा अब इस वक्त इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो इसराइलियों का ज्यादा है फलस्तीन पे। पहले फलस्तीन मुल्क होता था, ठीक है, लेकिन डिक्लेयर्ड यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अब इसराइल है। और अच्छा, यहाँ से मतलब पहले इस्लाम फैला तो जो 3 कॉन्टिनेंट्स में इस्लाम गया, यहाँ से एशिया, यहाँ से यूरोप, और यहाँ से अफ्रीका, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये 3 कॉन्टिनेंट्स में इस्लाम ज्यादा फैला रहा है। और इस वक्त भी इस्लाम जो है ना वो इन 3 कॉन्टिनेंट्स पे ज्यादा है। और इस्लाम को जो ज्यादा मतलब फैलाया उनमें एक तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का है, और दूसरा अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी है। उन्होंने 22 लाख से, जैसे उनका 22 लाख का, तो उन्होंने डबल ट्रिपल एरिया इस्लाम को फैलाया था, इससे भी ज्यादा जो है ना। तो उसके बाद ये है कि ये 3 कॉन्टिनेंट्स पे मुश्तमिल थी। बेसिकली मंगोलों ने आके, क्योंकि खलीफा को हटा दिया जो है, जब खलीफा को यहाँ पे हटाया, मोहतसम बिल्ला जो है वो आखिरी, और मैंने आपको उसका वाकया भी बताया था कि उसको उसने बांधा रस्सियों में और कहा कि अब सोना खा के दिखाओ। ठीक है, तुम लोगों पे नहीं लगा रहे, तुम अपनी चीजों पे लगा रहे हो। यही चीजें तलवारों पे और अपने जंगजुओं पे लगानी चाहिए थी। जंगजू नेचर का था तो उसने मतलब अपने हिसाब से ही बात की। ठीक है, मंगोलों ने। अच्छा, उसके बाद जरा ना चेंज हो गई खिलाफत। खिलाफत मुख्तलिफ एरियाज में बट गई। उसमें से वैसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ना वो कायरो में थी। कायरो किसका जो है वो कैपिटल है? इजिप्ट का, मिस्र का। ठीक है, ये मिस्र में चली गई थी, और इसको फिर ममलूक अब्बासी डायनेस्टी कहा जाता है। ये 1261 से लेके 1517 तक चलती रही। बस ये कह लें कि नाम की थी मिस्र वाली साइड पे। ठीक है, ये सेरिमोनियल कैलिस थे एक किस्म के, बस नाम के कह लेंगे थे। और उसके बाद जो इतने में क्या हुआ, अब हम आते हैं ऑटोमन एम्पायर की तरफ। तो ऑटोमन एम्पायर शुरू हो गया। अच्छा, ये दो चीजें हैं, एक है ऑटोमन एम्पायर और दूसरा है उस्मानी खिलाफत या ऑटोमन खिलाफत। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मम्मी हिस्ट्री फिर इसमें आती है? मम्मी कौन सी जी? अच्छा, ऑटोमन अंपायर का मैं आपको बता रहा हूँ कि 1299 में अंपायर रख दिया गया, बादशाहत रख दी गई। ठीक है, अंपायर में क्या होता है? बादशाहत। और वह बादशाहत 1922 तक चली। ठीक है, ममलूक, मम्मी तो नहीं, ममलूक सुना है मैंने, इजिप्ट वाली। आप कह रहे हैं कि वो जो ममीज बनाते थे, तो वो ममीज बनाने वाला वो तो उससे भी पहले क्या है, वो तो फिरौन के जमाने का, हजरत मूसा और हजरत ईसा उन जमानों का भी है, वो जो ममीज बनाते थे। वो तो अपना बिफोर क्राइस्ट के एरिया की बातें हैं। अच्छा, ऑटोमन एम्पायर जो है वो 1299 से शुरू होता है। मतलब यहाँ पे एक रियासत बन जाती है जिसको ऑटोमन एम्पायर कहते हैं।
उस्मानी रियासत, ठीक है, ये रियासत है। लेकिन खिलाफत इनको कब मिलती है? 1517 में। पहले खलीफा जो हैं वो 1517 में बनते हैं और 1924 में खलीफा खत्म होते हैं। अब ये इसको देख लेते हैं कि पहले इनकी रियासत कैसे बनी और फिर इनकी खिलाफत कैसे बनी उस्मानियों की, ठीक है। तो खिलाफत मिलने के लिए जरूरी तो था ना कि पहले एक रियासत बनती, कहीं के ये जो है वो हुक्मरान होते, ठीक है, कोई इनके साथ मेजॉरिटी होती, फिर इनका कोई खलीफा बनता। तो इसके अंदर जैसा कि आप लोगों ने ड्रामे में भी देखा होगा, पहली किस्त तो आम तौर पे सब लोगों ने देखी होगी कि ये कुछ खाना बदोश लोग थे तुर्क रीजन के। ये लोग अर्तुगरुल गाजी के अंडर शाम की तरफ जा रहे थे, ठीक है। ये ऊपर वाले एरिया आजरबाईजान, तुर्कमानिस्तान और वो जो एरिया ना तुर्कों का जिसको एरिया कहा जाता है, ऊपर से मूव कर रहे थे और शाम की तरफ जा रहे थे। जब ये एक सिटी अंकारा के करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि दो ग्रुप फाइट कर रहे हैं आपस में। इन्होंने उसके अंदर जो है जिस ग्रुप की मदद की वो पता चला अलाउद्दीन खिलजी बादशाह, सल्जोक तुर्क बादशाह, इसकी मतलब थोड़ी गवर्नमेंट थी, ठीक है। ये मिडल ईस्ट वाले एरिया और आगे कुछ एरियाज के अंदर। तो पता चला कि इन्होंने जिनकी हेल्प की है वो अलाउद्दीन खिलजी लोग थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको जमीन का एक टुकड़ा दे दिया गिफ्ट के तौर पे। गिफ्ट के तौर पे टुकड़ा दे दिया अर्तुगरुल गाजी को। अर्तुगरुल गाजी वहां पे रहना शुरू कर दिया और उस्मान गाजी ने वहां पे एक अंपायर एस्टेब्लिश कर दिया 1299 में। ये जी उस्मान गाजी है, पहला ऑटोमन सुल्तान। अच्छा, अब ये एक चीज देखनी है, ये बल्कि एमसीक्यू आया भी हुआ है और इवन के पीएमएस के एग्जाम में आया था कि उस्मानी खिलाफत की बुनियाद किसने रखी, ठीक है। उसमें चार ऑप्शन थे, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, बल्कि आप इसका जवाब दीजिएगा, आप भी तुक्का लगाएं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रखी, या अर्तुगरुल गाजी ने रखी, उस्मान खान ने रखी, या जो है वो मोहतसम बिल्ला लगा लिया उसने रखी। किसने रखी होगी खिलाफत ये अंपायर की बुनियाद? उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अर्तुगरुल गाजी, और नहीं ऑप्शंस में से बताए ना, और अपना उस्मान खान या नन ऑफ दीज, यूं कर लेते हैं। ये मतलब उसका एमसीक्यू है पीएमएस एग्जाम का। उस्मान खान ने, गाजी तो था नहीं ना, उस्मान खान है वहां पे, या ये तो नीचे भी लिखा हुआ है उस्मान गाजी। अच्छा चलें इसको आगे लेके चलते हैं। उस्मान खान ही होगा, बिल्कुल ठीक, उस्मान खान। इनका पूरा जो नाम है वो जो है उस्मान गाजी खान, खान भी लगाते हैं तो उसका जवाब उस्मान जो है वो था। अर्तुगरुल से वैसे ये ड्रामा यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन जो मेन लीडर है जिसने ये ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद रखी थी उसका नाम था उस्मान गाजी खान। उसके नाम पे रखी गई थी। अर्तुगरुल को सिर्फ जमीन का हिस्सा दिया गया था कि यहाँ पे रह लो, लेकिन इसने एक बकायदा अंपायर की बुनियाद रख दी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसने अपना किंगडम जो है 1299 से शुरू किया और बढ़ाना शुरू कर दिया, और इसी की वजह से इसको ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। ये किसके नाम पे है? उस्मान के नाम पे, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर या उस्मानी हुकूमत। उसके बाद क्या होता है कि ये ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है इनकी जो है सल्तनत। 1352 तक ये यूरोप के अंदर भी इन्वेड कर जाते हैं, यूरोप के इलाके के अंदर भी चले जाते हैं। यूरोप में जाने का जो रास्ता था ना, अच्छा सॉरी मैंने आपको पीछे बताया कि वो अ, हजरत उमर और हजरत अमीर माविया के जमाने में यूरोप में इन्वेड नहीं किए थे, वो अफ्रीका में किए थे, अफ्रीका और एशिया। यूरोप में जो गए हैं ना वो ये लोग गए हैं, तुर्क लोग गए हैं, ठीक है। इससे पहले कोई यूरोप में जाने का एक रास्ता था जिसको कुस्तनतुनिया कहा जाता था, कुस्टैंटिनोपल जी। यूरोप का जंक्शन है ये, आधा जो है वो एशिया में है और आधा तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा एशिया में है और ज्यादा इसका एरिया जो है वो यूरोप के अंदर है। ये एक रास्ता था जहां से एंटर होना था यूरोप के अंदर, तो इसको ना कोई भी नहीं कर पाता था, पार नहीं कर पाता था। इवन के उस्मान गाजी ने भी कोशिश की, ठीक है, उस्मान खान ने भी कोशिश की जाने की, उसके बाद उसके बेटे और आगे सारा, लेकिन ये जाके 1453 में जो है वो हुआ था। पता मोहम्मद टू नाम था, मेहमत, मतलब वो तुर्की हिसाब से कहते हैं मेहमत टू, MEH आगे शायद आएगा भी।
ठीक है। और वहां पे एक बहुत बड़ा एम्पायर था, रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर, उसको शिकस्त दी थी उनकी दीवारें। उन्होंने वहां पे जो कुस्तुनतुनिया है, ये आप लगा लेंगे ये एशिया है, एक ये लिंक निकाल लें यहाँ पे, ये यूरोप है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना बनाया हुआ था एक किला, उसको कोई नहीं फतह कर सकता था, उसकी दीवारें वगैरह मतलब बहुत स्ट्रोंग और इस तरह थी। तो वो फिर जो है वो मोहम्मद टू ने उसको किया था फतह। ठीक है। वैसे उसका इतना नाम नहीं आता जिसने फतह किया था, और उसको इतना काबिल नहीं समझा जाता था जब उसको बनाया गया था सुल्तान, लेकिन वो सही सुल्तान निकला, उसने इसको फतह कर लिया। और 1517 तक जो है वो इजिप्ट का कंट्रोल भी इनके पास आ गया, और इन्होंने नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट के करीब भी, वहां तक भी, अफ्रीका वाला एरिया भी ले लिया। उधर जो उस वक्त चल रही थी फातमीद खिलाफत, खिलाफत इनके पास फिर जब इन्होंने इजिप्ट में चले गए, कायरो जो मरकज बना हुआ था, तो इन्होंने वहां से खिलाफत ले ली। फिर 1517 में इनकी खिलाफत भी शुरू हो गई। जो खलीफा इनके पहले बने थे उस्मानी, उनका नाम था सलीम वन। सलीम वन, ठीक है। खलीफा उस्मानी खिलाफत के पहले 1517 में बने थे, ये चीज याद रखिएगा, 1517 में। अब इसके ऊपर हम देख लेते हैं दोबारा से पहली स्लाइड जो मैं आपको एक दिखाई थी, ये वाली स्लाइड, ये देखें कि अंपायर कब बना था जी, 1299 में, और 1922 में खत्म हो गया था ये। 1299 में किसने बनाया, उस्मान गाजी ने। खिलाफत कब कायम हुई, जब ये मिस्र जाके इन्होंने वहां पे भी कब्जा किया और ये एक मजबूत बने, तो 1517 में पहला खलीफा बना, और उसका नाम था सलीम बन। ठीक है जी, सलीम बन। और फिर हम देखते हैं कि ये ऑटोमन एम्पायर कब खत्म हुआ और खिलाफत कैसे खत्म हुई, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, कॉन्स्टेंटिनिया जो है, कुस्टैंटिनोपल, उसकी क्या अहमियत थी कि 1100 साल से ये हार्ट था बैजेंटाइन एम्पायर का, क्योंकि कोई भी इन पे रोमन के ऊपर नहीं आ सकता था। इधर से और भी काफिले थे ना, ये जो हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो पीछे रही हैं, वो भी कोशिश करते थे इधर जाने की, लेकिन उनसे ये पार नहीं हो पाता था। इवन के ये जो थे अपना मंगोल वगैरह, वो लोग भी फिर कई वो इधर आने की कोशिश करते थे। तो उसको जो फतह किया वो 1453 में किसने किया, सुल्तान मोहम्मद टू ने, और ऑटोमन कैपिटल बना दिया। इस वक्त तुर्की का भला कौन सा है कैपिटल, तुर्की का कैपिटल कौन सा है? अच्छा, इस्तंबुल इन्होंने नाम रख दिया कुस्तुनतैनीपोल का, कुस्तुनतुनिया का नाम इन्होंने इस्तंबुल रख दिया, जिसका मतलब है सिटी ऑफ इस्लाम। निदा कहती है अनकरा, अनकरा है जी। अच्छा, और इस्तांबुल जो है वो पॉलिटिकल और मिलिट्री का कैपिटल बन गया, और क्योंकि ये जो है जंक्शन पे था यूरोप, अफ्रीका और एशिया के, मतलब जो उस्मानी है इन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स पे खिलाफत को फैला दिया। और कुस्तुन दुनिया की ये भी अहमियत थी कि ये दोनों तरफ पे था बॉस्फोरस स्ट्रेट के, यूरोप और एशिया के दरमियान ये एक स्ट्रेट है। एक स्ट्रेट कहते हैं गुजरने का रास्ता, या दरमियान में रास्ता, दो जो होती हैं लैंड, दो जमीन के टुकड़े हैं ना, ये दो जमीन के टुकड़े हैं, एक ये एक, इसके दरमियान ये जो पानी का रास्ता है, इसको स्ट्रेट कहते हैं। ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, जो तुर्की के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तुर्की के पास है। तो यहाँ से जो शिप्स वगैरह गुजरती हैं, उसका जो मिलना चाहिए वो तुर्की को मिलना चाहिए, लेकिन इन पे 100 साल की पाबंदियां, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 1924 में क्योंकि पाबंदियां लगी थी, ये 2024 में खत्म हो जाएंगी। फिर यहाँ से जो शिप्स वगैरह गुजरेंगी ये उसका ले भी सकते हैं, टैक्स वगैरह उन पे आयद कर सकते हैं और बाकी कुछ। ठीक है, और ये दोनों कॉन्टिनेंट्स पे मौजूद है। तुर्की को जो है वो बेसिकली सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं। वो यूरोप के अंदर कहते हैं कि ये मुसलमान है ना, इसलिए। तो ये सिक मैन ऑफ यूरोप है तुर्की। जब ये बन गई थी खिलाफत, तो इससे फिर अंग्रेजों को बहुत ज्यादा खतरा हो गया था, क्योंकि ये सारी दुनिया से मुसलमान इकट्ठे हो जाते थे एक ही आवाज पे। बड़ी मजबूत इनकी खिलाफत रही, और क्योंकि जंक्शन पे थी, ऐसी जगह पे थी जहाँ पे 3 कॉन्टिनेंट्स तक रसाई हासिल थी। ठीक है, तो उनके लिए बड़ा ये मुश्किल बन गया था। जी, वो उसका मैं बता दूं, अनकरा ही है जो तुर्की का है। और इन इनके दौर में एक सुलेमान, बादशाह सुलेमान, ये सुलेमान शाह नहीं,
ये सुलेमान मैग्निफिसेंट इसको कहा जाता है, 1520 से 1566 तक। इसका दौर बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। मतलब बादशाह तो बहुत सारे, आगे मैं स्लाइड में दिखाऊंगा अभी, वो तो मतलब बहुत सारे इनके जो है ना बादशाह गुजरे हैं, लेकिन उनमें अहम एक ये भी बहुत ज्यादा अहम है। एक शुरू वाले दो अहम हो गए, अर्तुगरुल गाजी, लेकिन वो सुल्तान नहीं था। सुल्तान पहला बना था अर्तुगरुल गाजी, जिसने अंपायर की बुनियाद रखी थी। फिर महमद टू, जिसने जो है कस्तुनतुनिया को फतह किया। उसके बाद ये सुलेमान 1520 से 1566 के दरमियान इसका एरिया इसने काफी रिच किया था अपने, और इसको जो है काफी पावरफुल बना दिया था मिलिट्री वाइज, इसलिए इसका नाम जो है तारीख में काफी ज्यादा याद रखा जाता है, सुलेमान दी मैग्निफिकेंट का। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये ऑटोमन एम्पायर गिर क्यों गया? जहां भी गिरने की वजह है तो आम नाम करप्शन हो गई, और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो हर जगह ही आ जाता है, इसलिए इस पॉइंट को हम नहीं भी करते तो खैर है। ठीक है। असल वजह जो बनी थी वो ये हुई थी कि वर्ल्ड वार 1 हुई थी। वर्ल्ड वार 1, जंग अजीम 1। वो जंग बेसिकली ये लगा लें कि जर्मनी है, और ये लगा लें कि फ्रांस है। जर्मनी और फ्रांस के दरमियान थी बेसिकली। और उसकी रीजन मतलब अगर हिस्ट्री में जाए तो बहुत ज्यादा भाई, ये समझ लें ये दोनों बॉर्डर पे एक दूसरे के मतलब नेबरिंग कंट्री हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया है। तो जर्मनी और फ्रांस जो है इनकी आपस में लड़ाई हुई, तो सारी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। आधी जो मुल्क हैं उन्होंने फ्रांस का साथ दिया था, ठीक है, और कुछ कंट्रीज ने जो है वो जर्मनी का साथ दिया था। ठीक है। तो जर्मनी का साथ देने में जो है ये हमारा तुर्की, तुर्की ने भी जर्मनी का साथ दे दिया। ठीक है। और फ्रांस का साथ देने के लिए जो है वो यूएसए और यूके भी मौजूद थे। ठीक है। तो इनको जो ये वाली पावर्स बनी, ये सारे मुल्क बने, इनको कहा जाता है सेंट्रल पावर्स। दो ब्लॉक बन गए, और ये वाली जो पावर बन गई, ठीक है, ये जो सारा ब्लॉक बन गया इसको सेंट्रल पावर्स कहा जाता है। ये वाला जो ब्लॉक बन गया, आधी कौमें इस तरफ हो गई, इनको अलाइड पावर्स कहा जाता है। अब इनकी जब लड़ाई हुई तो बदकिस्मती से ये वाला अलायंस हार गया, ये वाला जर्मनी और इसके साथ जो जो मुल्क थे। ठीक है। तो जो ब्रिटेन है, फ्रांस है और अमेरिका है, उन्होंने फिर मिलके जो है वो तुर्की का जो इतना बड़ा वो बना हुआ था अंपायर, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको छोटे छोटे एरियाज में जो है वो चेंज कर दिया। ये देखिएगा, ये मॉडर्न डे तुर्की है। वो जो वर्ल्ड वार 1 है वो 1914 में शुरू हुई थी और 1918 में खत्म हुई थी। बल्कि पाकिस्तान फेयर के कलेक्शन में मैं गलत बोल गया था, 1919 कह गया था। तो वो उसको देख लीजिएगा, 1914 से 1918, वो मेरे से मिस स्पेल हो गया था। तो ये पहले इन्होंने फिर तुर्की का क्या फैसला करना है, ये जो उस्मानी खिलाफत है इसका क्या फैसला करना है, उसके अंदर ये मौजूद रहे कि क्या करना चाहिए। अब तीन जो अ, मौजूद थी उसमें उसको उसको उन्होंने फिर चेंज करके सिर्फ और सिर्फ जो है तुर्की के अंदर चेंज कर दिया। बाकी एरियाज, कुछ एरिया जो हैं वो फ्रांस ने ले लिए, कुछ एरिया यूनाइटेड किंगडम ने ले लिए, कुछ एरियाज को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया, और तुर्की एक अलहदा मुल्क बना दिया गया। तुर्कियों की जो खिलाफत है, और 1922-23 में वैसे तुर्की डिक्लेयर कर दिया था रिपब्लिक, और यहाँ पे सल्तनत खत्म करके इसको रिपब्लिक बना दिया था। और इधर जो है वो इन्होंने प्लेस कर दिया कमाल अतातुर्क को, कमाल पाशा को, कमाल अतातुर्क पाशा, उसको नया लीडर बना दिया। वो कहा जाता है कि बेसिकली नाम बस उसका मुसलमान था, लेकिन वो अंदर से मिशनरी था। मिशनरी मुराद ईसाइयत खिलाने वाला, और इनकी ब्लॉक से था। जाहिर बात है अब चेंज करके किसी को तो बनाना है ना, उन्होंने अपना ही बंदा बनाना है, उन्होंने कोई जो है तकवे वाला मुसलमान खलीफा तो नहीं बैठाना था। तो उन्होंने कमाल अतातुर्क को बैठा दिया था यहाँ पे। तो कमाल अतातुर्क ने जो है वो फिर काफी सारी चेंजेस कर दी थी, इस्लामिक कानून सारे चेंज कर दिए थे, बुरका शुरका भी बैन कर दिया, मसाजिद वगैरह उसने मतलब इस्लामिक निज़ाम को सेकुलर निज़ाम से चेंज कर दिया था। सेकुलर निज़ाम ये होता है कि इस्लाम का अमल दखल नहीं होगा, दीन का अमल दखल नहीं होगा, आप ये लगा लें। जैसे इंडिया है वो एक सेकुलर कंट्री बनी, पाकिस्तान अफेयर में भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया वो सेकुलर कंट्री बनी थी जब दोनों मुल्क आजाद हुए थे, और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बनी थी। हमने स्टेट पे अपना रिलीजन इस्लाम डिक्लेयर किया था। इंडिया ने अपना जो है अपने आप, अच्छा, हिंदू वाइड कंट्री कौन सी है? दुनिया में एक कंट्री है जो सिर्फ हिंदू है,
स्टेट लेवल पे, वो कौन सी है भला? नेपाल। नेपाल जो है ना वो ऑफिशियली जो उनका डिक्लेयर्ड है वो हिंदू है। इंडिया भी हिंदू कंट्री नहीं है डिक्लेयर्ड, वो सेकुलर है। अच्छा, खैर कहने का मकसद ये, मैं ऑटोमन एम्पायर का आपको बता रहा था कि उन्होंने ऑफिशियली इसको जो है वो खत्म कर दिया। नहीं, बर्मा नहीं है, नेपाल। 1 नवंबर 1922 को खत्म कर दिया। और सुल्तान जो है वो मोहम्मद सिक्स था इस वक्त। सुल्तान का क्या नाम था? मोहम्मद सिक्स। और जो खलीफा है, खलीफा को उन्होंने थोड़ी सी देर बैठा के रखा, क्योंकि खलीफा के नाम पे बहुत सारा मसला बन जाता। इंडो पाक के भी, आपको पाकिस्तान फिर में बताया था, खिलाफत मूवमेंट चल पड़ी थी 1919 से लेके 1924 तक। ठीक है, जोरों शोर से। तो खलीफा को अगर ये उस वक्त हटाते तो वो तो सारी दुनिया से, मुसलमान ये कहते थे कि तुम हमारा सुल्तान हटा दो, खलीफा नहीं हटाना हमारा। ठीक है, खलीफा हमारे लिए एक बड़ा मुकाम है, हम उसका ऑर्डर मानते हैं। और तो उसको नहीं हटाना, तो उन्होंने 2 साल खलीफा को वैसे रखा रखा। और 1924 में फिर फाइनली उन्होंने कहा कि भाई जी अब खलीफा भी खत्म है। ठीक है, अब इस्लामी निज़ाम खत्म है, यहाँ से खलीफा खलूफा कोई नहीं। तुम इसकी एक जुबान पे सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हो। और जो लास्ट खलीफा था वो अब्दुल मजीद टू था। याद रखने की जो चीज़ है यहाँ पे, कि अब्दुल मजीद टू आखिरी खलीफा थे हमारे। और पहले खलीफा हजरत अबू बकर। और अब तक जितना मतलब हमने पढ़ा उसके अंदर, अगर शॉर्ट पॉइंट देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा, और आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद टू। और यहाँ पे 100 साल की पाबंदियां लगा दी थी डिफरेंट किस्म की, जो है ना, इनके साथ ट्रीटीज किए गए, मुआहदे किए गए तुर्की के ऊपर, लागू किए गए। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ लोजान, ट्रीटी ऑफ सरवज, ये डिफरेंट मुआहदे थे कि 100 साल तक ना कोई खलीफा आएगा तुर्की में, ना जो है वो उन्होंने कहा कि ये अपना ऑयल निकाल सकेंगे तुर्की वाले, ना जो है ये बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है, ठीक है, उधर जो शिप्स वगैरह गुजरती हैं उनसे टैक्स ले सकेंगे। और वहाँ पे लिबरलिज्म सेकुलरिज्म होगा। 100 साल की पाबंदी थी। अब पिछले सालों में जो आया है तैयब उर्दुगान, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीडर बन के उभरा है। इवन के तुर्की इस वक्त दुनिया की पहली 10 मईशत इकॉनमीज में से है। इस वक्त जंगें जो है वो इकॉनमी की रह गई हैं, पहले वो तलवारों तलवारों वाली तो नहीं रह गई। बम्बिश हम सबके पास है, उन्हें पता है जो मुल्क खत्म होने लगे वो डायरेक्ट बम भी चलाएगा। तो इस वक्त अब जो जंगें हैं वो ये इलाके क्लियर करना और इस तरह ये नहीं रह गई। अब इकॉनमी की जंग रह गई है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इकॉनमी वाइज तुर्की ने अपने आप को इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और तुर्की दुनिया की पहली 10 मईशत में 9वें नंबर पे आई थिंक आता है, फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन आई थिंक 9वें नंबर पे ही आता है। और जो है 2024 में जब इनके ऊपर ये मुआहदे खत्म हो जाएंगे, ऑयल भी निकाल सकेंगे, टैक्स भी ले सकेंगे, खलीफा भी अपना नामजद कर सकेंगे, फिर जो इनका खलीफा होता है उन्हीं के अंडर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा, उसकी सिक्योरिटी उनके अंडर होती है। तो अब सऊदी अरब को ये बात थोड़ी सी दुखती है, इसलिए उन्होंने अपने टाइज जो हैं वो इसराइल के साथ बनाना शुरू कर दी हैं, ताकि उनको कभी इस तरह की कोई सपोर्ट हो। तो क्योंकि ये जितने ममालिक हैं मिडल ईस्ट में, ये जरा शहनशाह किस्म के ममालिक हैं, काम शाम करते कोई नहीं। अल्लाह ताला की इनके ऊपर जो है वो खास करम हुआ। 1950s की दहाई में ऑयल निकल आया। ऑयल की उस वक्त जरूरत भी बहुत ज्यादा थी, तो ये सारी कंट्री रिच हो गई हैं, रिच हो गई हैं लेकिन स्लगिश हैं, काम शाम कोई नहीं करते, अपनी फौज वगैरह भी कोई नहीं बनाते, टेक्नोलॉजी पे भी तवज्जो कोई नहीं देते। अब थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया, यूएई ने अपना एक सैटेलाइट भी भेजा था। ठीक है, तो क्योंकि ऑयल के जैसी डिपेंडेंस खत्म हुई ऑयल के ऊपर, वैसे इस वक्त दुनिया ऑयल पे डिपेंड है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी कार्स और इस तरह की बातें हो रही हैं, या कोई न्यू रिप्लेसमेंट आ गई ऑयल की, तो ये सारे मुल्क रगड़े जाएंगे। इसलिए इन्हें चाहिए कि कुछ रिसर्च वगैरह करें, कोई अपनी ऐसी चीजें बना दें जो आखिर तक कायम रहें। तो अब ये फिर इसराइल के साथ सऊदी अरब जो और यूएई जो है ना, बहरीन, ओमान, कुवैत, ये उनके साथ जरा अपना अलायंस बना रहे हैं, क्योंकि इनके लिए खतरा है, तुर्की खतरा है। और दूसरे नंबर पे क्या खतरा है? दूसरे नंबर पे ईरान खतरा है इनके लिए। ठीक है, क्योंकि ईरान में इस्लामी निज़ाम है आया हुआ। आपको पता होगा 1979 में जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन आई थी ईरान में, आयतुल्लाह खमीनी के अंदर। तो इस्लाम के नाम पे या वो मुल्क बोलता है, या जो है तुर्की बोलता है। और और तो कोई खास जो है, जी, खमीनी, आयतुल्लाह खमीनी। तो इनके लिए ये खतरा है। तो सऊदी अरब वालों को फिर जरा थोड़ा सा होता है, वो बादशाह लोग हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारी
आले सऊद अब है जिसके नाम पे सऊदी अरब है, ठीक है? वो कहते हैं कि अब खिलाफत जो है वो हमारी ही रहेगी, हम ही लीड करेंगे। खलीफा तो नहीं है बज़ाहिर कोई इस वक़्त, लेकिन वो लीडर मुसलमानों का अपने आप को समझते हैं। तो वो ना ये चाहते हैं कि तुर्की का खलीफा निकले और बाहर आए, ना वो उसको मानने को तैयार हैं। तो कल-कलां को इसीलिए फिर इन्होंने अपने टाइज़, या ईरान मज़बूत हो रहा है, अब चाइना भी ईरान का साथ दे रहा है। पाकिस्तान सॉरी टू से किसी खाते में नहीं है, हम समझते हैं कि पॉलिटिकली, स्ट्रैटेजिकली और ये अहमियत है इसकी, फलाँ अहमियत है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे कोई इतना जो है वो ठीक है, ग्वादर पोर्ट की वजह से अहमियत है, लेकिन मुस्लिम ममालिक के हवाले से है हमारे पास एटम बम, लेकिन हमने आवाज़ उस कहीं नहीं उठाई, ना हमारी आवाज़ कोई सुनता है, क्योंकि हम इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो है ना डीप है। मतलब हमारी तो इतनी आवाज़ नहीं है कि इमरान खान ने और इमरान खान, तैयब उर्दुगान और मलेशिया का जो था महातीर मोहम्मद, इन तीनों ने यूनाइटेड नेशन की जो 75वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी, 75th, जिसमें बड़ा अच्छा ये बोला था इमरान खान इस्लामोफोबिया पे, क्लाइमेट चेंज पे। वहाँ इसने कहा था एक हम अपना न्यू टीवी चैनल बनाते हैं और नया इत्तेहाद बनाते हैं। मुसलमानों की जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो ओआईसी है, ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है? जो ज़्यादा है, लेकिन वो भी व्हाइट एलिफेंट की तरह है, कभी उसने कोई रेज़ोल्यूशंस पास नहीं की, फ़लस्तीन का मसला हल नहीं किया, कश्मीर का मसला हल नहीं किया, चीचनिया, बोस्निया ये वाले मसले-मसाइल, मतलब सीरिया, यमन, जहाँ-जहाँ मसले-मसाइल हैं, खाना जंगी है, उसने नहीं हल किए। तो कोशिश ये कर रहे थे कि एक अलहदा हम अपना प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं, टीवी चैनल करते हैं। लेकिन जब उन्होंने अनाउंस किया, इमरान खान ने जाना भी था, सऊदी अरब की तरफ से कॉल है कि बाबा जी नहीं, तो वो फिर हम नहीं गए, ठीक है? तो ये तो मतलब हम इतने मतलब क्राइसिस में हैं कि सऊदी अरब जिस तरह हमें कहता है हमें करना पड़ता है, और अमेरिका जैसे कहता है वैसे भी करना पड़ता है। इसलिए हमारे लिए क्लाइंट स्टेट या फ्रंटल स्टेट का लफ्ज़ भी यूज़ होता है कि हमें पैसे दिए जाते हैं और हम जो पैसे देता है, सऊदी अरब देता है तो उसके लिए काम कर लेते हैं। अमेरिका पैसे देता है तो उसके लिए काम कर लेते हैं। फ़ौज हमारी मज़बूत है और उसकी बुनियाद पे ही हम अपने फैसले करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ अहमियत हमें हासिल हो जाती है। वो कहते हैं जी अफ़गानिस्तान में जाके लड़ो, वो हम वहाँ चले जाते हैं। वो कहते हैं जी यमन में जाके लड़ो, हम अपनी फ़ौज वहाँ भेज देते हैं। चलें जी फ़लस्तीन में पहुँच जाओ, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं वापस आ जाओ, हम उसी तरह किस्तों पे गुज़ारा होता है, बिल्कुल ऐसी बात है। किस्तें उतरी नहीं, इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा डाउन हैं, हमें बात माननी पड़ती है। जी इशरत फ़ातिमा, वालेकुम सलाम और अल्लाह हाफ़िज़ भी। क्योंकि लेक्चर का जो टाइम है ना, 9:39 हो गया, 1 मिनट बाद ये लेक्चर एंड हो रहा है, तो आपके लिए वालेकुम सलाम और अल्लाह हाफ़िज़ दोनों, नेक दुआओं के साथ। तो ये हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो गया इस्लामियात के पाँचों, इसके बेस पे और 400 एमसीक्यूज़ की बेस पे आप लोगों का इंशाल्लाह टेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अच्छे नंबर लेंगे, 25 से कम नंबर नहीं आने चाहिए। थोड़ी एक्सटेंसिव स्टडी दाएँ-बाएँ से भी करना है, यही नहीं सिर्फ़ मेरे मटीरियल पे रिलाय नहीं कर जाना कि यहीं से पेपर आ जाएगा। मैंने आपको मतलब एमसीक्यूज़ भी दिए हैं, मैं वहाँ से भी बना सकता हूँ। कोई दाएँ-बाएँ से बेसिक भी बना सकता हूँ। तो थोड़ा-सा कल का दिन जो है इस्लामियात पे लगाएँ। फिर सर्जरी के 3-4 लेक्चर करके सर्जरी का टेस्ट रखेंगे, तो फिर सर्जरी के ऊपर आप लोगों ने टाइम लगाना है। थोड़ा-सा मैं देख रहा हूँ आप लोग पढ़ ढीले रहे हैं, उस तरह आपकी ग्रुप के अंदर कोई डिस्कशंस वगैरह कोई नहीं हो रही जिस तरह मेडिसिन के ऊपर होती थी। या शायद वो पेपर आपके ज़िम्मे लगाता था उस वजह से होती थी।